हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए वो जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चंस को याद कर लें ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप इसे बना के आएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। देखिए क्या पूछा है कि कौन सा अंग कभी भी विश्राम नहीं करता है, तो याद रखना है कि हृदय, यानी कि हार्ट जो है वो कभी भी विश्राम नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अग्नाशय आपको दिख रहा है, अग्नाशय से आपको याद रखना है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से निकलता है। और आपको बताना है कि जो इंसुलिन है वो अग्नाशय से किस सेल से निकलता है, अग्नाशय के किस कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा। तो 72 का याद रखना है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गिद्धों की संख्या जो है कमी हो जाएगी, गिद्ध की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो याद रखना है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब समझिएगा राज्यसभा से कुछ क्वेश्चंस और भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यसभा को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राज्यसभा को आपको पता है इसको ऊपरी सदन या उच्च सदन भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 80 के अंतर्गत जो है राज्यसभा आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि संसद, तो 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा जो है वो 81। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद पता चल गया कि राज्यसभा कितने में है, 80 अनुच्छेद के तहत आता है। अब आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो क्या है, अस्थाई सदन है। ठीक है, और याद रखना है कि इसका प्रत्येक सदस्य, देखिए प्रत्येक सदस्य का जो टर्म है यानी कि कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 साल तक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का टर्म कितना है, 6 साल तक वो बना रह सकता है। और साथ में याद रखना है कि 1/3 सदस्य, राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक जो है 2 साल में रिटायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना है। तो 250 जो है मैक्सिमम सीट है, लेकिन ये जो है प्रेजेंट में है 245 ही। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 250, लेकिन प्रेजेंट में अभी कितना है 245। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से ये भी पूछा जाएगा कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो 30 साल। ठीक है, 30 साल जो है न्यूनतम आयु है किसी भी आदमी को राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि एक क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति जो है इसको संबोधित करते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। और आपने पढ़ा भी होगा कि एक क्वेश्चन और कि राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक पास नहीं होता है। जब भी धन विधेयक लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, राज्यसभा से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। देखिए संविधान में इसका चर्चा नहीं है कि ये मौलिक अधिकार है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार बताया है। वो कौन सा मौलिक अधिकार है, तो याद रखना है वो जो है निजता का जो अधिकार है
ये मौलिक अधिकार, इसको किसने बनाया? उच्चतम न्यायालय ने बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मौलिक अधिकार से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रखना कि जो मौलिक अधिकार है, पहला पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच जो है ये मौलिक अधिकार दिया गया है, 12 से 35। पूछा जाएगा किस भाग में आता है। तो भाग याद रखना है, भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद कितना? 12 से 35 और भाग 3। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो जब बना था मूल संविधान उस समय 7 ही था। ठीक है, कितना था? 7 ही था। लेकिन बाद में संशोधन हुआ और इसमें एक माइनस होके कितना हो गया? 6 ही मौलिक अधिकार अभी प्रेजेंट में है। तो ये जो मौलिक अधिकार एक निकला था ना, ये जो कौन सा मौलिक अधिकार था? ये जो था ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में निकाल दिया गया। कौन सा संशोधन हुआ था इसके लिए संविधान में? तो 44वां संशोधन के तहत जो है मौलिक संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया। और अभी आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार अभी किस अनुच्छेद में है। तो 300A में है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को निकाल के 300A में रखा गया और ये अब मौलिक अधिकार नहीं, ये अब कानून अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। तो ये आपको इतना क्वेश्चंस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? 75 का बताना है सबसे बड़ा वृत्त। तो याद रखना है कि विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये सबसे बड़ा वृत्त है। जो आपका ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उसमें जो बीच में इस तरह का लाइन है, यही आपका क्या है? यही आपका विषुवत रेखा है। बाकी देखिए ये सब छोटा हो जाता है, ऊपर में जाते जाते क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। बीच वाला ही लाइन क्या होगा? सबसे बड़ा। और इसी को बोलते हैं विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। और एक्चुअल में ये सब लाइन क्या है? ये सब अक्षांश रेखा है। आपने पढ़ा होगा ये सब क्या है? अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स लाइन्स। अब क्वेश्चन आएगा कि टोटल कितना अक्षांश रेखा है? टोटल कितना अक्षांश रेखा है? तो याद रखना है 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, 181। और आपको याद रखना है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो याद रखना 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि टोटल देशांतर रेखा कितनी है? देशांतर रेखा क्या होता है कि ये इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से खींचा होगा। तो टोटल देशांतर रेखा कितना होता है? तो याद रखना है 360 देशांतर रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहला कॉटन मिल यानी कि कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो याद रखना है ये कहाँ किया गया था? बम्बई। अभी इसका क्या नाम है? मुंबई। यानी कि बम्बई में जो है सबसे पहला कॉटन मिल जो है वो खुला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध और उन नदियों को मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन ये जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और बांध भी। तो देखिए गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। जयकवाड़ी, तो जयकवाड़ी कहाँ पे? ये है गोदावरी नदी पर। नागा अर्जुन कहाँ है? तो नागा अर्जुन आप सभी जानते कृष्णा नदी पर है। और टेहरी कहाँ है? टेहरी जो है ये भागीरथी पे है। तो ए का कहाँ पे चले गए? ए का चले गया आपका 4। बी का कहाँ चले गया? जयकवाड़ी, ये गोदावरी यानी कि 3 में चला गया। ठीक है, और सी का कहाँ गया? नागार्जुन कृष्णा में चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि A4 B3 C2। A4 B3 और C कितना था? 2। तो यही आपका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? देखिए 4 कृतियां हैं, इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर की एक नहीं है, कौन सी? तो याद रखना है कि जो आपका कपाल कुंडला है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा है। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा ये तीनों लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये तीनों लिखा है और ये नहीं लिखा। अब एक चीज़ याद रखना है कि गीतांजलि ये भी एक कृति है। गीतांजलि जो है ये भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बहुत बार गीतांजलि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को कब 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये पता है आपको नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशिया के व्यक्ति हैं। एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, प्रथम भारतीय तो है ही, लेकिन प्रथम एशियाई भी हैं। 1913 में मिला था। और आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 7 मई को, और 1861 में हुआ था। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दिया था। नाइटहुड का किसने दिया था? ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ठीक है, कौन से अंग्रेज से? तो जॉर्ज पंचम। याद रखना है, जॉर्ज पंचम ने इन्हें उपाधि दिया था, लेकिन इन्होंने उपाधि त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? आपने पढ़ा होगा स्टोरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। उसके कारण ये जो है अंग्रेज द्वारा नाइटहुड दिया उपाधि को त्याग दिया, इतना ही गुस्से में थे। ठीक है, जालियांवाला बाग आपको पता ही है कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था, और इसका बदला भी ले लिया गया था, उधम सिंह ने लिया था, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता प्रयोग किए जाने वाले मसाला लौंग प्राप्त होता है। ये जो लौंग है ये किससे प्राप्त होता है? फल से, तने से, जड़ से या पुष्पकली से? तो याद रखना है कि लौंग जो है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में आता है, और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि हल्दी किससे प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, हल्दी किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस आपका यही रहेगा, फल से, तने से, जड़ से या पुष्प से। हल्दी किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा राज्य है जहां कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं रहता है। तो याद रखना है कि हरियाणा जो है यहाँ कोई भी जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है। एक और आपको याद रख लेना है, दिल्ली में भी कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और आपको याद रखना है। कौन कौन सा क्वेश्चंस याद रखना है कि समुदाय से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा जनजाति, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो याद रखना है भील जनजाति जो है ना वो भारत में सबसे बड़ा है, सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि जो खासी, ठीक है, खासी एक और समुदाय है, और खासी गारो ये कहाँ का जनजाति है? तो ये कहाँ का जनजाति है? मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का जनजाति, खासी और गारो। ठीक है, गारो। और एक क्वेश्चन और याद रखना है जो कि अक्सर पूछा जाता है, कौन सा? लेप्चा जनजाति, और इसी में एक आता है भूटिया।
ये दोनों जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना है, दोनों लेपचा और भूटिया जनजाति सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, ये सब जनजाति से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक और पूछा जाता है, कौन सा, तो याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुकी जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू यानी कि कसावा, तंबाकू, कसावा, अनानास की खेती करना शुरू किया था? किस क्षेत्र से सीखा था? तो याद रखना है, ये सीखा था पैसिफिक द्वीप समूह से। यहाँ से ही भारत में तंबाकू, कसावा और अनानास की खेती सीखा गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, इसका आंसर देना है। तो याद रखना है कि प्रकाश का रंग जो है वो किससे संबंधित है? आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है प्रकाश का रंग। आपको बताना है, ठीक है। विबग्योर तो आप जानते हैं, प्रकाश जो वाइट कलर का है उसमें कितना कलर है? 7 कलर है, विबग्योर जिसको बोला जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस कलर का है? वॉयलेट का है, इंडिगो का है, ब्लू का है, ग्रीन का है, येलो का है, ऑरेंज का है या रेड का है? सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है और सबसे कम स्पीड किसका है? दोनों बताना है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है और सबसे कम स्पीड किसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन से चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है किसमें? ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कार में, वो किस नियम पर या सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है, ये जो है, ये सब जो है बर्नौली नियम पे, किस नियम पे? बर्नौली नियम पे जो है ये सब वर्क करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस निकल के आएगा। क्वेश्चन है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? याद रखना है कि ये जो हंटर कमीशन बनाया गया था ये किसके तहकीकात के लिए बनाया गया था? तो सभी को याद रखना है कि जालियांवाला बाग त्रासदी जो हुआ था उसी के लिए हंटर कमीशन बना था, उसी के जांच के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका फटाक से आंसर दीजिए। तो याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल और 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग था एक जगह, वहीं पे हुआ था। ठीक है, और किसने यहाँ पे सभा हो रहा था, एक जनसभा था शांतिपूर्ण, और इस पे किसने गोलियां चलवाया था? तो आपको सभी को याद रखने की डायर ने, जनरल डायर ने गेट बंद करके, एक खुला मैदान था और गेट बंद था, चारों तरफ से दीवार था, गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, और बहुत सारे लगभग हजारों लोग इसमें मारे गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था उस समय भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए बहुत सारा बनता है। बारडोली सत्याग्रह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था ये बारडोली सत्याग्रह? कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसी बारडोली सत्याग्रह में जो जब ये सक्सेस हुआ आंदोलन, तो इसी में जो है गांधी जी ने बारडोली की महिलाओं के तरफ से वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि बारडोली
की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो कनिष्क के समकालीन याद रखना है, कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। ये तीनों जो थे कनिष्क के शासनकाल में थे। ठीक है, नागा अर्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। और आपको एक चीज़ और याद रखना, चरक भी इसी टाइम था, चरक भी इसी टाइम था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये जो कनिष्क है ये किस वंश के हैं, तो ये किस वंश के, कुषाण वंश के। आपको पता है कुषाण वंश के। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप एग्जाम कमेंट बॉक्स में दीजिए, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। ठीक है, और आपको पता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद का संबोधित करने का अधिकार है। यानी कि संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे, तो इसमें याद रखना ये व्यक्ति होते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का उसको अधिकार प्राप्त है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के तहत आता है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जिक्र करता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल जो है ये 76 अनुच्छेद 76 के तहत आता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया और उसको थोड़ा डिटेल में बताया ताकि जितना भी क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में वो सारा क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोज़ाना मिलता रहे। थैंक यू।